वो सफल इसलिए हो रहे हैं कि उनके पास एक कंसेप्ट है हिंदुत्व, और वो कहते हैं कि सबके सब इंक्लूडिंग मुस्लिम को भी उनके डिक्शनरी में भारतवासी सभी हिंदू हैं। छुपते कहा कि हम तो भाजपा कमल मोदी को वोट देंगे। पूछा क्यों? आप तो याद है? मैं बोला हाँ, मगर हिंदू है ना। ये कैसे साबित कर दिया उन पार्टियों ने कि हम आपके हितैषी हैं, और आप ये साबित करने में क्यों विफल हो गए कि हम आपके नहीं हैं या हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया। और इस समय हाफिज गुलाम सरवर जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में बिहार में इलेक्शन भी हुए और उठते हैं तमाम, चाहे वो बीएसपी रही हो या तमाम पार्टियां रही हैं। ईवीएम का भी मामला सामने आता है, मिशन मूवमेंट की बात होती है, लोग काशीराम के मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, बीएसपी की बात करते हैं, मायावती की बात करते हैं। आखिर पूरे देश में चल क्या रहा है? क्या जो चीजें चल रही हैं वो कितनी सच हैं और कितनी झूठी हैं? आज हाफिज गुलाम सरवर जी तमाम चीजों के बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, अभी जो बिहार में इलेक्शन हुआ तो कहते हैं ईवीएम की वजह से पार्टी जीत जाती है, या उनका कोई ग्राउंड वर्क है? वो सफल क्यों हो रहे हैं, हम विफल क्यों हो रहे हैं, ये असल मुद्दा है चर्चे का। वो सफल इसलिए हो रहे हैं कि उनके पास एक कंसेप्ट है हिंदुत्व, और वो कहते हैं कि सबके सब इंक्लूडिंग मुस्लिम को भी उनके डिक्शनरी में भारतवासी सभी हिंदू हैं। तो वो उस कंसेप्ट पर सबको गोलबंद करने में कहीं न कहीं सफल हो रहे हैं। बिहार चुनाव में एक सोशल पोर्टल है, यूट्यूब चैनल है, एक्टिविस्ट वेद प्रकाश, उसने एक यादव से इंटरव्यू लिया। वो यादव छुपते कहा कि हम तो भाजपा कमल मोदी को वोट देंगे। पूछा क्यों? आप तो यादव है? मैं बोला हाँ, मगर हिंदू है ना। यादव से क्या होता, हम हिंदू हैं तो हिंदू को वोट देंगे। ये शब्द मुझे आपके पास दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन वो वायरल हुआ। और 2 वीडियो और मैंने देखे यादवों के, जिसने कहा कि यहां तो देंगे तेजस्वी को विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में हम जो है मोदी को देंगे। क्यों? तो उसने कहा कि वो हिंदुओं का हितैषी। ये कैसे साबित कर दिया उन पार्टियों ने कि हम आपके हितैषी हैं, और आप ये साबित करने में क्यों विफल हो गए कि हम आपके नहीं हैं या हैं? तो कहीं ना कहीं ये विफलता उन राजनीतिक दलों की है जो सांप छुछुंदर के फेरे में रह गए। स्पष्ट नीति उनकी नहीं है। वो हिंदू भी बनना चाहते हैं, वो ओबीसी भी बनना चाहते हैं, वो एससी एसटी भी बनना चाहते हैं, और मुस्लिम हितैषी भी बनना चाहते हैं, क्रिश्चियन हितैषी भी बनना चाहते। साहब, ये सब कुछ नहीं हो सकता है। आपको एक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, और जिसने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया वो सफल हो गया। देखिए MIM, उसने साफ शब्दों में कहा कि हम मुसलमानों की भागीदारी, हिस्सेदारी की बात करने आए। सफलता मिल गई, बाकी पार्टियां विफल हो गई। बसपा का जो कंसेप्ट था, बहुजन समाज, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ये नारा बसपा का नहीं है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय तथागत बुद्ध का नारा। लेकिन आज ये स्थिति बसपा की हो गई कि अल्पजन हिताय भी नहीं हो पा रहा। जिस जाति विशेष का वर्चस्व उस पार्टी में है, उन पार्टियों को भी लग रहा है कि सत्ता में हमारी कहीं भी अब सुनने की जगह या बताने की जगह नहीं बची, कोई सुनने वाला नहीं बचा। लेकिन बसपा को भी होश नहीं। अब चंद्रशेखर साहब की आपने बात की, देखिए मिशन और मूवमेंट में बलिदान त्याग है। अगर अड़ जाएंगे कहीं भी, तो हमारे यहाँ इस्लाम में एक बातें बताई गई हैं कि आपस में अगर अड़ोगे किसी इश्यूज पर तो तुम विफल हो जाओ। आपको अड़ना है उस शक्ति के खिलाफ जिन शक्तियों से आपका शोषण हो रहा है, लेकिन आप अड़ रहे हैं आपस में। यादवों ने जाति के नाम पर सिर्फ 40% वोट तेजस्वी यादव को दिया, 60% यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। क्यों ऐसा हुआ? इस पर मंथन चिंतन कौन करेगा? ये एक प्रश्न आज भी बना हुआ है। जाटवों ने, चमारों ने, और भी जो SC ST के पूरे वर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को छोड़कर लोग चल रहे हैं, कांग्रेस को अगर वोट दिया तो क्यों दिया, आपको क्यों नहीं दिया,
आप विश्वास जीतने में विफल क्यों हुए? चिंतन का मंथन का विषय ये है, लेकिन हो क्या रहा? आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर आप आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसने वोट काट दिया। मैं कह रहा हूं नहीं, वो मुसलमानों का सेक्शन, वो वर्ग जिसको ये लगा कि हमने सेकुलरिज्म के नाम पर या मिशन के नाम पर जिन पार्टियों को सत्ता की चाबी दी, हमने शक्ति दी, वोट दिया, उन पार्टियों ने भी हमारे साथ न्याय नहीं किया। तो जो ये अविश्वास का वातावरण बना, आप एक बात मैं कहूं, बातें तो बहुत लंबी होती है, बहुत मैं कह सकता हूं घंटों। कांग्रेस पार्टी में कितनी बार टूट हुई, एनसीपी उसी कांग्रेस का टूटा पार्ट है। और कांग्रेस से टीएस संगमा नाम के एक लीडर थे जो ट्राइबल थे, एसटी थे, टूटे पार्टी बनाई, सत्ता भी उन्होंने अपने मणिपुर इंफाल में प्राप्त किया। कांग्रेस से कई पार्टियां टूटी, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह एक बार टूटे थे, तिवारी कांग्रेस नाम की पार्टी बनी थी, कई पार्टियां टूटी। कांग्रेस ने कभी इस पर चिंतन नहीं किया कि आखिर ये टूट क्यों हो रही है। ये तो पार्टी की बात मैंने की। कांग्रेस से 150 से अधिक एमपीज छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, 150 से अधिक, इसको रिकॉर्ड में रखिएगा। सांसद और पूर्व सांसद, कांग्रेस के सांसद तो कम ही बचे थे, पूर्व सांसद 150 तकरीबन भाजपा में शामिल हुए। और वहां एमपी एक जगदम्बिका पाल, नाम बता देता हूं, नाम तो अनेकों मेरे पास है, उसके कद्दावर नेता हुआ करते थे। कुछ दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का बनाया था, भाजपा में चले गए, मंत्री बन गए। ऐसे अनेकों नाम हमारे पास हैं। कभी कांग्रेस ने इस पर चिंतन किया क्या? बसपा से 10 पार्टी टूटी। अभी राजभर जो है, ओम प्रकाश राजभर बसपा के हैं, सरोज बसपा के हैं। मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश में जितनी छोटी पार्टियां हैं अब सब बसपा की पार्ट है, बसपा से टूटी हुई है। कभी बहन जी ने इस पर चिंतन किया क्या? क्यों टूट रहे लोग? आप प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर देखिए, सबके मन में मानव तो मानव होता है, इंसान इंसान है। इसकी जो मन प्राकृतिक संरचना है ना, उसमें एक सिस्टम है कि उसे भी लगता है कि मुझे भी कुछ चाहिए। तो जो जातियां हैं और जातियों का जो समूह है, उसे लगता है कि हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बसपा अगर हमारी पार्टी है तो हमारे लीडर भी तो हो उसमें। लेकिन ऐसा दिखा नहीं, सत्ता के काल में लोग धीरे धीरे बसपा से मायूस होकर किनारे हो गए। सपा में टूट, कांग्रेस में टूट, आरजेडी में टूट, जनता दल एक जमाने में हुआ करता था, चक्कर छाप, एसआर मुंबई उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, देवीलाल, ये सारे लोग बड़े बड़े, रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, ये सारे लीडर जनता दल के प्रोडक्ट थे। मुलायम सिंह और लालू भी उसी में थे, चक्कर छाप में। इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवेगौड़ा, ये सब एक ही पार्टी में थे। लेकिन देवेगौड़ा जनता दल एस बना लिया, नीतीश कुमार ने जनता दल यू बनाया, ये भी जनता दल में थे। तो जनता दल ए बी सी डी एस तक पहुंच गया, टुकड़े टुकड़े में बट गया। क्यों? ये सवाल कोई पूछ नहीं रहा और इस पर कोई चिंतन मंथन नहीं कर रहा। देखिए, जब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तो आपके पास कोई नहीं रुकेगा। ये देश स्वतंत्र है और हमें अपने अनुकूल, मानोकूल कुछ भी चुनने का अधिकार प्राप्त है। या तो आप हमारा विश्वास जीत लीजिए, अन्यथा हमारे लिए रास्ता छोड़ दीजिए। अब ये दिन दूर नहीं है। तो मैं चंद्रशेखर जी से भी कहूंगा कि आप बड़े हंगामे कर रहे हैं, आप युवा हैं, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, लेकिन खाइयां इतनी लंबी हैं कि आपको इसके पाटने का पूरा प्रबंध करना पड़ेगा। और वो किसी एक वर्ग, किसी एक जाति से संभव नहीं है। आपको सभी वर्गों को लेकर चलना पड़ेगा, सभी के समस्याओं पर आपको हंगामा करना चाहिए। अभी एक घटना घटी है, प्रॉप्शनल था, 15 दिन हो गए बिहार में, वैशाली में एक घटना घटी और एक दलित मुस्लिम लड़की है। ये शब्द मैं अब दोहरा रहा हूं, दलित मुस्लिम लड़की है वो, यानी मुसलमानों में जो हमारे एससी कैटेगरी के मुस्लिम हैं, उस जाति की वो बच्ची है। और यादव उस एरिया में, चूंकि यादव बहुल क्षेत्र है, तो यादव का वो लड़का है दोनों, जिसने उसको छेड़छाड़ किया, फिर केरोसिन तेल उस पर डाला, उसको आग लगा दिया। कल उसकी मृत्यु हो गई पीएमसीएच में। 15 दिनों तक पूरे चुनाव काल में किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। जब कल मृत्यु हो गई, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया पटना में, तब लोगों ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। लेकिन अभी तक चंद्रशेखर जी ने कोई बयान नहीं दिया। तो जैसे आपने हाथरस पर किया था और तमाम मध्य प्रदेश में, शिवपुरी में, तमाम जगहों पर जो घटनाएं घटती हैं, तो आपको बयान भी देना चाहिए था और जाना भी चाहिए था। सबका विश्वास आप जीतिए। कहीं ना कहीं देश
कि युवा और वो पीड़ित वर्ग ये चाहता है। पीड़ित वर्ग जो है वो अपने मसीहा की प्रतीक्षा में, उसने कांग्रेस को मसीहा माना, उसने नेहरू को मसीहा माना, उसने इंदिरा को मसीहा माना, उसने राजीव को मसीहा माना, बीपी सिंह को मसीहा माना, मुलायम सिंह को माना, लालू को माना, सबको मसीहा माना। धोखा खाते 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 थक गए। अब इतनी जल्दी किसी को मसीहा कोई मानने वाला नहीं है, इसीलिए रोज नई पार्टियां जन्म ले रही है। ये जो पार्टियां आप देख रहे हैं, कुकुर मुत्ते की तरह जो पार्टियां बन रही हैं, ये यूं ही नहीं बन रही हैं, ये अविश्वास के कारण बन रही है। वरना पार्टियों की जरूरत कहां है ये बताइए। पार्टियां तो बसपा बनी थी तो भारत में आखिरी पार्टी होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुजन समाज जब आपने कह दिया तो अब तो अल्पजन ही बचते हैं, सबको तो आप समाहित कर ही रहे थे, तो फिर पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब है कि नीतियों से और उसूलों से और सिद्धांतों से आप बहुत दूर हैं, इसीलिए लोग रोज असंतुष्ट होते हैं और नई पार्टियां बनाते हैं और नए सिद्धांत फिर परोसते हैं। और अब नई पार्टियों की विडंबना यह है कि उन पर भी अब इतनी आसानी से लोगों का भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो कहा गया दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो इतने ठगे गए हम लंबे कि अब बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता। बहुत दिनों से दलित मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। जितनी SC ST की पार्टियां हैं पॉलिटिकल या संगठन है, उनको एक करने की बात हो रही है, मुस्लिम संगठनों को एक करने की बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टियों को। आप देखिए MIM मुस्लिम पार्टी है, पीस पार्टी मुस्लिम पार्टी है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, मजलिस नहीं एक हो रहे हैं। ये आपस में, एक उदाहरण अंतिम में दे दूं आपको, 2019 के बंगाल चुनाव में स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी जो थे, उनके पुत्र जिस लोकसभा से लड़े थे, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उस लोकसभा पर 2 मुस्लिम पार्टियां चुनाव में खड़ी हुई थी। उन दोनों ने इतना मत प्राप्त किया कि दोनों के मत को अगर मिलाते हैं तो प्रणब मुखर्जी के पुत्र 13,000 से हार रहे हैं। लेकिन उन दोनों की लड़ाई ने प्रणब मुखर्जी जी के पुत्र को संसद बनाया। यही चीज सब जगह हो रहा है। रिजर्व सीटें हैं, बसपा का भी प्रत्याशी है, असपा का भी प्रत्याशी है, जितने पा है सबका प्रत्याशी, और जीत रहा भाजपा। कारण कि आपका वोट जो है वो सीमित है और आपके प्रत्याशी असीमित है, और उनका वोट असीमित है और उनके लोग, अभी देखिए कुछ तथाकथित यूट्यूब चैनल वाले न्यूज चला रहे हैं कि मांझी नाराज हो गए और बन जाएगी तेजस्वी सरकार, ये हो जाएगा, बोले कुछ नहीं, ड्रामेबाजी है। एक भी असंतुष्ट न है और न होगा। कुछ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी 5 साल चला नहीं पाएंगे, मैं कह रहा हूं 5 साल चलाएंगे, उस 5 साल के बाद फिर जीतेंगे। अगर जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो, और नीतीश नहीं जीतेंगे तो भाजपा जीतेगी। तुम नहीं जीत सकते, तुम्हारी पॉलिसी खराब है। तुम पहले पॉलिसी बदलो, सिस्टम बदलो, लोगों का विश्वास जीतो, तभी चुनाव जीत सकते हो। आप विश्वास जीत नहीं सकते और चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं साहब। चुनाव भाजपा इसलिए जीत रही कि भाजपा कहीं ना कहीं तमाम नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद, देखिए नकारात्मक परिस्थिति इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोरोना काल में ऐसा लग रहा था, जो पलायन वगैरह का जो दृश्य था, कि भाजपा को लोग बिल्कुल उखाड़ कर फेंक देंगे, ऐसा लग रहा था। लेकिन आपने देखा, मध्य प्रदेश उपचुनाव देखा, 26 में 19 भाजपा, उत्तर प्रदेश उपचुनाव देखा, 7 में 6 भाजपा, और बिहार में आम चुनाव देखा आपने कि 74 सीटें लाकर भाजपा बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। तो ये भाजपा के नीति निर्धारण करने वालों का कमाल है। आपको उनको बधाई देना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए और उसी से सीख लेना चाहिए। अरे सीखते भी नहीं आप, और ईवीएम को आप दोषी करार देते हैं। इन्हें ईवीएम का भी मुद्दा बड़ा आया था कि गाड़ियां पकड़ी गई हैं वहां पर, कहीं कुछ नहीं। देखिए, जब बैलेट पेपर से वोट हो रहा था, उस जमाने में भी ये हंगामे होते थे। अगर आपको याद होगा कि बूथ कैप्चर हो गया जी, तब बक्सा गायब हो गया जी, क्योंकि बक्सा में ही तो भर के वो जाता था ना, और बक्सा बदल दिया जी। अच्छा, अगर मत पत्रों से वोट होगा तो वो मत पत्र जिसपे हम मतदाता मोहर लगाएंगे, वो कहां जाएगा? वहां से सीधे उठ के दिल्ली चुनाव आयोग आएगा, हवा में उड़ के, या बक्सा में जाएगा। बक्सा में ही तो पैक होगा, और वो बक्सा फिर गाड़ी पर जाएगा। तो अगर ईवीएम बदले जा सकते हैं तो उसके बक्से नहीं बदले जा सकते हैं क्या? पहले इतना सिंपल लॉजिक है, इसलिए इस लॉजिक में कोई दम नहीं। और अगर ईवीएम वाकई गड़बड़ है और सब सेट ही होता है, तो क्या आईटी के एक्सपर्ट सिर्फ भाजपा में ही है क्या? कांग्रेस के पास नहीं है क्या? अरे नहीं है तो डूब मरो ना, तुम 50 साल सरकार में रहे, एक आईटी एक्सपर्ट नहीं पैदा कर सके इस भारत में क्या? ये भी काम मैं कह रहा हूं, एडिशनल बात कह देता हूं। तो आप कर लो सेट,
वो हैक कर सकते हैं तो आप हैक कर लो, ठीक है। तो आप आरोप नहीं लगा सकते हैं कि मतलब ईवीएम हैक किए गए, कतई नहीं। बदला और बदली का आरोप आपने लगाया, ये आरोप आज भी आप लगाएंगे, 100 साल पहले भी लग रहा था और लगता ही रहेगा, क्योंकि वो जहां भी दबंग लोग, भारी लोग रहते हैं, सरकार जिनकी रहती है, वो बक्सा पक्सा बदलना, बूथ लूटना, गोली चलाना, ये सब पुरानी कहानियां होती रहती थी, आज भी कहीं ना कहीं होती रहती है, ठीक है। इसलिए ये इशू नहीं, इशू ये है कि वोट आखिर उनको क्यों मिल रहा है और आपको जनता क्यों नकार रही है। ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। आप देखिए, बामन मेश्राम जी इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं, लेकिन कहीं खाता नहीं खुल पा रहा है। कोई एक देखिए, जैसे आप कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, तो कपड़ा कहां मिलता है, कहां से आता है, कहां बनता है, किस मार्केट में बिकेगा, कपड़े की क्वालिटी क्या होती है, इत्यादि इत्यादि, उसमें आपको निपुण होना है, पूरी जानकारी आपको उसकी होनी चाहिए। जिस व्यवसाय में आप जाएंगे, राजनीतिक व्यवसाय है, राजनीति में पूरे भारत में आपने हाथ पसार दिया। जैसे अभी एएसपी बुलंदशहर में भी लड़ रही थी, बिहार में भी चलेगी चुनाव प्रचार में। नहीं, आप जो है कंसंट्रेट करें, एक टारगेट करें आप कि ये सीटें मुझे लेनी है साहब, ठीक है, यहां मेरा समीकरण बन रहा है, वहां प्रत्याशी भी पहले तैयार हो, वहां पूरी फौज आपकी तैयार हो, वहां सदस्यता अभियान बरसों बरसों आप चलाएं। आपके पास कोई प्लान नहीं, कोई रोड मैप नहीं, और जिसके पास ये चीज है उसको आप साथ लाना नहीं चाहते, उसको आप रखना नहीं चाहते। ये लालू जी भी कर चुके हैं, काबिल लोगों को लात मार दो और साधु यादव तो सुभाष यादव तो फला यादव तो चिना यादव, जिसको लिखने में आया वो भी आ जाओ, जिसको पढ़ने में आया वो भी, सबको बना के रख दिया, ठीक है। पूरी मंडली जो है जाहिलों की खड़ी कर दी और खुद उस पर राज किया। ये चीज आज भी प्रचलित है, कांग्रेस में भी ये है, 2-4 पढ़े लिखे को रखा जाता है, बाकी पैसे वालों। बीएसपी को लेकर क्या कहेंगे? बीएसपी में भी यही हो रहा, शुरू से योग्य लोगों को, कर्मठ लोगों को, समर्पित लोगों को अवसर ही नहीं दिए जाएंगे। आप झंडा उठाते रहो, आप बहन जी के नारा लगाते रहो, आप जय भीम बोलते रहो, इससे आगे आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास गेटरी है, मोटरी है, पहले ये कहा गया था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन अब ये नारा लग रहा निरंतर बहन जी की राज में कि जिसकी जितनी गठरी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो गठरी तो भैया SC ST OBC और माइनॉरिटी के पास है ही नहीं, तो देगा कहां से? तो इसीलिए सतीश मिश्रा के माध्यम से वो सारे लोग आ रहे हैं। अभी कांग्रेस ने 70 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ाया, 35 ब्राह्मणों को टिकट दिया। आप हमसे वोट मांग रहे हैं साहब, आप हमसे उम्मीद किए बैठे हैं साहब, नहीं चल सकता। इस तरह की राजनीति बहुत लंबी नहीं चलेगी। तमाम राजनीतिक दलों को मैं चेतावनी स्वरूप कहता हूं कि आप आत्ममंथन कीजिए, चिंतन कीजिए और देखिए कि आखिर कहां कमी हो रही है। अगर आपको सत्ता चाहिए, अगर समाज के लिए कुछ करने की इच्छा आपके अंदर है तो, वरना आपको तो इतना मिल ही चुका है कि आप कुछ करें। जैसे स्वर्गीय रामविलास पासवान, अब कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी में उनका आल औलाद खानदान कुछ करे ना करे, वो जब तक धरती रहेगा हमको लगता है तब तक पैसा रहेगा। लालू यादव के पास तब तक पैसा रहेगा, मुलायम सिंह के पास तब तक पैसा रहेगा, मायावती के पास भी तब तक पैसा रहेगा। सिर्फ समाज को कुछ नहीं मिला साहब, समाज वैसे ही अभी तक भूखी प्यासी है। तो दोस्तों, हाफिज गुलाम सरवर जी थे और बिहार इलेक्शन में लगातार इन्होंने अपनी भागीदारी दी और चुनाव प्रचार भी किया और बारीकियों से तमाम समस्याओं को जानने की कोशिश भी की कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है। हम अपने नारों के माध्यम से, अपने मिशन के नाम से, अपने मूवमेंट के नाम से तमाम लोगों को इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन आखिर वोट हम क्यों नहीं ले पाते हैं? तो इन तमाम चीज़ों को आपको सोचने की ज़रूरत है और ज़मीनी स्तर पे इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।